नमस्कार। हाजिर हूं मैं रुमाना इरशाद खान। हम लेकर आए हैं आपके लिए जागरूकता फैलाने के लिए एक ऐसा मुद्दा जिस पर बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये मुद्दा घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ। घरेलू हिंसा, इसका मतलब दमन और शोषण, शारीरिक तौर पर, लैंगिक तौर पर, मौखिक भावनात्मक तौर पर या फिर आर्थिक तौर पर घर की चार दीवारी के भीतर उन लोगों के जरिए जो कहने के लिए आपके अपने हैं, आपके परिवार का हिस्सा है। इसीलिए इस पीड़ा, इस दर्द का सामना करने के लिए कानूनी तौर पर क्या विकल्प हैं आपके पास, वही बताने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं खास मेहमान वरिष्ठ वकील गौरव गोयल। गौरव, बहुत स्वागत आपका हमारे लिए। धन्यवाद रोमाना जी। और सबसे पहले तो मुझे गौरव, आपको, मेरे दर्शकों को ये बताना चाहिए कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसके तहत पीड़ित किसके खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं, इसके दायरे में कौन कौन आता है, कौन कौन से पारिवारिक रिश्ते। क्योंकि आज जो टॉपिक हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं वो टॉपिक है घरेलू हिंसा में पारिवारिक रिश्तों का महत्व। गौरव, देखिए, इसमें सबसे जो महत्व बात है, पहले ये समझना चाहिए हमें और दर्शकों को कि एक जो पीड़ित है, जो अग्रीव्ड है, वो होता कौन। तो ऐसी कोई भी औरत जो किसी डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जो कि घरेलू रिश्ते में है, किसी शेयर्ड हाउस होल्ड में, जो कोई ऐसा घर है जहां सब मिलके रहते हैं, वहां की चीजें इस्तेमाल होती हैं, वहां सारा कुछ एक साथ है, सबकी बिलोंगिंग्स वहां पे है, वो इंसान इसमें पीड़ित है। अब वो शादीशुदा है या नहीं, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पीड़ित इसमें कई तरह से हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज काफी अच्छी तरह डिफाइन की थी कि जैसे एक कोई बच्चा है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, अगर उसके ऊपर भी कोई हिंसा हो रही है तो उसकी माँ उसके बिहाफ पे केस फाइल कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया था हमें एक केस के अंदर, सन 2016 का था वो, हीरालाल हरसोवा वर्सेस नरोत्तम दास हरसोवा। इसके अंदर पहले जो डेफिनेशन हमारी डीवी की थी उसमें दिया गया था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कि जो परपेट्रेटर है, जो ऑफेंस करता है, जो अब्यूज करता है, वो एक मेल एडल्ट ही होगा। बट काफी कोर्ट स्पेस में काफी चर्चा हुई तो उसके अंदर जजमेंट्स आई काफी सारी, तो तब बताया गया कि इसके अंदर जो आदमी या कोई इंसान जो भी आपके परपेट्रेटर आपके ऊपर ऑफेंस कर रहा है, जरूरी नहीं है कि आपका पति ही हो। वो उस घर का, जिस घर में आप रहती हैं एक महिला की तरह, वो उस घर का कोई भी एडल्ट मेंबर हो सकता है। वो उसके माँ बाप भी हो सकते हैं, वो उसका भाई बहन भी हो सकता है, वो उसकी भाभी या आपकी सिस्टर इन लॉ जो है वो भी हो सकती है। तो उसमें कई तरह से लोग हैं जो कि इसके अंदर कवर होते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि साहब, आरोपी जो है, आरोपी के मामले में महिला और पुरुष के बीच में किसी तरीके का कोई भेद नहीं है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही, बल्कि महिला को भी इस मामले में आरोपी बनाया जा सकता बिल्कुल है। और बिल्कुल। दूसरी बात आपने एक और ये बताई कि साहब, घरेलू हिंसा की पीड़ित होने के लिए जरूरी नहीं है कि एक महिला विवाहित ही हो। एक अविवाहित महिला या लड़की जो अपने पिता या भाई के घर में रह रही है, वो भी घरेलू हिंसा की पीड़ित हो सकती है। आपने अभी काफी हद तक वो हो सकती है। और इसके अंदर हम जो कवर करते हैं वो ये भी कवर करते हैं, जो मैं आगे वैसे बताऊंगा, कि अगर कोई शादीशुदा रिश्ता ना हो बट शादी के तरह कोई रिश्ता हो, जैसे कि कोई लिव इन रिलेशनशिप है, तो वो भी इसके अंदर काफी हद तक कवर होता है। और साथ ही आपने बताया कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि बच्चे भी अपने लिए कानूनन अधिकार मांग सकते हैं इस घरेलू हिंसा कानून के तहत। और मेरे ख्याल से वृद्ध बिल्कुल, भी। वो अपनी माँ के थ्रू, अपनी माँ की मदद से वो ऐसे ही, जैसे हम काफी केसेस करते हैं तो हम सिर्फ जो पीड़ित है या जो कोई वाइफ होती है उसके उससे नहीं करते हैं, हम बहुत बार बच्चों के नाम से भी डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। क्योंकि हमें ये चीज समझना चाहिए कि जब एक पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है या पति अपनी पत्नी के ऊपर कोई हिंसा कर रहा है, तो उसका डायरेक्ट असर बच्चों पे भी इमोशनली और साइकोलॉजिकली, जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि टाइप ऑफ अब्यूज में, तो उनके ऊपर भी आ सकता है। और हो सकता है कि वो इंसान दारू पी के या किसी और नशे में या गुस्से में आके अपने बच्चों को भी मारता पीटता हो। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो बच्चों के बिहाफ पे भी आप एक केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर मैं आती हूँ। और वो सवाल ये है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसमें साझा परिवार या साझा गृहस्थी और वैवाहिक घर जो है, इनके जो अर्थ हैं वो किस रूप में समझे जाए। देखिए, शेयर्ड हाउस होल्ड और मैट्रिमोनियल हाउस, जिसका मतलब है कि जहां आप रहते हैं शादी के बाद, ये टर्म्स ना बहुत लूजली डिफाइन है, इसकी ज्यादा डेफिनेशन अच्छी हमारी एक्ट में नहीं है।
तो इसलिए इस जब हमारी किसी लॉ के अंदर उसकी डेफिनेशन या उसका जो एक्सप्लेनेशन है सही नहीं होता है तो हम कोर्ट की तरफ देखते हैं। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने या दिल्ली हाई कोर्ट ने या मद्रास हाई कोर्ट ने और काफी सारे हाई कोर्ट्स ने काफी अच्छी तरह उसको डिफाइन किया गया है। तो अग्रीव्ड जो है, जो शेयर्ड हाउस होल्ड है, उसको हम कहते हैं एनी हाउस होल्ड जहां या तो वो रहती है या कभी रही है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर अ कंसिडरेबल टाइम ऑफ टाइम। अब ऐसा ना हो कि आप 1 महीने के लिए कहीं घूमने गए थे, वहां आप रहे थे, वो शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं है। शेयर्ड हाउस होल्ड कहा जाएगा कि जहां आप रहते हैं या रहते थे, और उसकी भी कंडीशन है कि किस तरह के घर को शेयर्ड हाउस होल्ड कहा जाता है। शेयर्ड हाउस होल्ड होगा या तो ऐसा घर जो कि पति के नाम पे है या पति ने किराए पे लिया है, या फिर ऐसा कोई घर जो कि जॉइंट फैमिली का है जिसका हिस्सा पति है। अगर जैसे हम सिचुएशन देखते हैं, बहुत बार केसेस में आती है, हमने केस देखा है दिल्ली हाई कोर्ट का है सन 2013 का, बारुण नहर वर्सेस पारुल नहर। इसमें एक जीके की ग्रेटर कैलाश वन की एक कोठी थी जो कि पिता और माँ के नाम पे थी, हस्बैंड के पिता और माँ के नाम पे थी। उन्हें 1971 में उसको सेल डीड के तहत खरीदा था। अब उस घर में उनके बेटे का कोई हक नहीं था। तो ऐसे घर के अंदर पीड़ित का कोई हक नहीं बनता है ये कहने को कि ये मेरा शेयर्ड हाउस होल्ड है या मैट्रिमोनियल हाउस है और मुझे यहां रहने दिया जाए। कुछ समय के लिए वो वहां रह सकती है, पर अगर उसके इन लॉ सक्सीड कर जाते हैं और ये दिखा देते हैं कि हमारी इच्छा नहीं है कि अब ये औरत हमारे घर में रहे, तो उसको वहां से जाना पड़ेगा। पर अगर कभी हम ऐसे भी केस देखते हैं कि बहुत बार जब लगता है कि अब कोई दिक्कत आएगी, हमारे पे केस आएगा, तो बच्चे आजकल क्या करते हैं या जो पति है क्या करता है, सारा कुछ अपने माँ बाप के नाम पे कर देता है। इस हद तक भी जाते हैं कि अखबार के अंदर उसकी इश्तेहार भी निकाल देते हैं कि हमारा अपने बेटे से कोई लेना देना नहीं है। तो आजकल केसेस ऐसे भी आते हैं। ऐसे केस में अगर कहीं फ्रॉड या आप देखेंगे कि मैलिस है, तो उस तरह के केस में औरत को शेयर्ड हाउस होल्ड की जगह आप उसको कोई ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन जरूर देंगे। ठीक है। जो साझा परिवार है या जो फैमिली है, उसको किस तरीके से समझा जाए? उसका दायरा क्या है? उसके दायरे में कौन कौन? उसका दायरा जो है काफी ब्रॉड भी है, बट हमारे लॉ से उसमें काफी रीजनेबल लिमिटेशंस भी आ गई हैं। अब बहुत बार शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर लोग इसको कवर करना चाहते हैं कि मेरी कोई दूर की या मेरे पति के कोई दूर का रिश्तेदार आया था, वो हमारे साथ 1 हफ्ता रहा था और उसने मुझे ऐसा कह दिया तो मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया है। वो चीज को प्रूव करना या एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है। और देखा जाए, अगर आप उस घर में नहीं रहते, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आज आप अपने पति के साथ अमेरिका मूव कर जाते हैं, आप वहां रहते हैं, आपका पति अलग से कमाता है, आप अलग से कमाते हैं, आप सब अपने डिसीजन खुद से लेते हैं, और आपके पति का परिवार अब आपके साथ नहीं रह रहा है, तब वो शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं रहेगा। तो आप कल को ये नहीं बोल सकते कि आपके और आपके पति के बीच में कोई अनबन हो जाती है तो आप अपने इन लॉज को या उसके भाई बहन को नहीं इन्वॉल्व कर सकते, ये कहते हुए कि देखो जी एक बार हमारा शेयर्ड हाउस होल्ड था इसलिए अब वो रिस्पॉन्सिबल है। तो वो मॉरली और लीगली दोनों इनकरेक्ट है। और इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट की सन 2007 की जजमेंट भी है इसी चीज के ऊपर, बिल्कुल, कि अगर आप साथ में नहीं रहते हैं तो वो चीज शेयर्ड हाउस होल्ड में कवर अब शायद नहीं हो। मैं चौथे सवाल पर बढ़ती हूँ और चौथा सवाल मेरा ये है कि जो रिश्ते हैं, घरेलू संबंध है, उन्हें आप किस तरीके से परिभाषित करते? देखिए, डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2F अंडर द डीवी एक्ट। वो ये कहता है ऐसा कोई भी रिश्ता दो लोगों के बीच में जो तो या साथ रहते हैं या साथ रह चुके हैं, और उसकी भी डिग्री है कि किस तरह का रिश्ता, तो हम कहते हैं कंसुएनिटी, जो कि ब्लड रिलेशन है, जैसे भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, या फिर जो शादी का रिश्ता है, या जैसे मैंने कहा ऐसा कोई रिश्ता जो शादी की नेचर में है, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप। अब लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बताया था कि हर तरह का लिव इन रिलेशनशिप नहीं इंक्लूड किया जा सकता। इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेबी शर्मा का सन 2013 का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वो दो लोग जो व्यक्ति साथ रह रहे हैं लिव इन में, उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं कि एक तो वो साथ में रह रहे हैं अपनी मर्जी से, और कुछ ऐसे समय के लिए, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, जो कि लगे कि ये शादी का रिश्ता ही है। ऐसा नहीं है कि अब 1-2 महीने एक साथ रह रहे थे और आपके बीच में कोई झड़प हो गई तो वो डीवी हो गया, वो जरूरी नहीं है, वो एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। एज ऑफ मैरिज के होने चाहिए। अगर ये नाबालिग हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस उसमें नहीं आएगा। अगर दोनों जो लड़का लड़की नाबालिग हैं तो वो लिव इन भी नहीं होगा, वो उसके अंदर एक तरह से होगा। तो काफी लोग उस केस में किडनैपिंग आईपीसी की तरफ देखते हैं, क्रुएलिटी और बहुत सेक्शंस है कि जी ये जबरदस्ती ले गया होगा।
और अदरवाइज ऑल्सो दे शुड बी क्वालिफाइड ऑफ अ मैरिजेबल एज। अब अगर वो उनमें से पति या पत्नी, जो लड़का या लड़की है, अगर वो अनसाउंड माइंड के हैं या ऐसी कोई दिक्कत है, तो हो सकता है कि वो शादी नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो भी वो लिव इन नहीं माना जाएगा, तो वो चीज डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं होती है। ठीक है, अब आप ये भी हो कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है, इसके तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए जो रिश्ता है, पारिवारिक घरेलू रिश्ता, वो स्थापित करना कितना महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी भी वकील के लिए या किसी भी पीड़ित के लिए यही है कि वो इस्टेब्लिश कर पाए, इस चीज को बता पाए कोर्ट को कि अगर मैं इन 10 लोगों के खिलाफ कोई याचिका दर्ज कर रही हूं कि कोर्ट में, तो मेरा इन सबसे एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप है। तो देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस को अगर मैं डिफाइन करूं तो वो एक ऐसा वायलेंस है जो कि एक शेयर्ड हाउस होल्ड में होता है जब तक डोमेस्टिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, और उस दौरान उस घर के अंदर या उस हाउस होल्ड के अंदर आपके जो परपेट्रेटर या आरोपी है उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए आपके ऊपर ऐसी कोई हिंसा करने के लिए। लेट्स से अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं, उसके बाद आप एक डिसीजन लेते हैं कि नहीं, अब हम अपना घर साथ में नहीं करेंगे, हम अलग से अपना घर बसाएंगे। तो पति पत्नी जॉइंट फैमिली के घर को छोड़ के चले जाते हैं, अलग से अपना घर चलाते हैं। कुछ सालों बाद उनके बीच में कोई अनबन होती है, कोई हिंसा होती है, तो उस केस के अंदर भी वो इन लॉज को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपने खुद से वो घर को छोड़ा। तो आपने जिस दिन उस घर को छोड़ दिया, तो आपने डोमेस्टिक रिलेशनशिप को खत्म कर। बट इसके अंदर वो केस इन्वॉल्व नहीं होगा जहां पे कि आप इतनी पीड़ित थी कि आपको अपनी जान की परवाह करने के चक्कर में घर छोड़ना पड़ गया और अब आपको वापस नहीं आने दे रहे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप को माना जाता है कि ये आज भी कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि आप उस घर से निकली या भागी अपनी जान के लिए और आज आपको कोई अंदर नहीं आने देता। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी वकील के लिए यही होता है, एस्टैब्लिश करना कि जो रिश्ता है, पारिवारिक संबंध है, वो क्या है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल ये है मेरा कि भाई जो हस्बैंड है, मान लीजिए कोई मैरिड वुमेन है और हस्बैंड है, तो उसकी जो इमीडिएट फैमिली है, हाँ क्या जी, उसको इस शिकायत से हटाया जा सकता है, या वो मतलब अपने आप इस दायरे में आ जाएगी अगर आप उस घर में रह रहे हैं तो? बिल्कुल। देखिए, अगर आप ये हम मान के चलें कि कैसे हस्बैंड, बिकॉज देखिए जितने भी लॉ हमारे देश में हैं उन सब में दोनों तरह के केस आते हैं। कुछ केसेस जेन्युइन होते हैं, कुछ फॉल्स होते हैं। कुछ बार होता है कि हमें अपनी मेंटेन, क्योंकि जो डीवी एक्ट है एक तरह से सिविल केस है, इसमें जो लॉ है वो इसलिए आया था ताकि औरत को उसकी मेंटेनेंस, उसकी प्रोटेक्शन मिल पाए और उसको उसका अपने पैरों पे खड़े होने का मौका वापस मिल पाए। इस तरह के केस में एक दिल्ली हाईकोर्ट का केस है, हरबंस लाल मलिक वर्सेस नेहा मलिक का। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें बहुत क्लियरली बताया था कि जब उस केस में, जैसे आपको मैंने एग्जांपल यूएस के दिया, इस केस में यही हुआ था कि शादी के कुछ महीनों बाद पति पत्नी यूएस चले गए, अपना काम खुद से करते थे, सारी उनकी लाइफ अपनी थी। एंड इसमें जो एक मेन पार्ट कोर्ट देखता है कि क्या उस लड़के की, उस पति की खुद से डिसीजन लेने की कोई क्षमता है या नहीं। अगर वो सारे डिसीजन अब मियां बीवी मिल के खुद से ले रहे हैं, तो उस केस के अंदर कोर्ट ने कहा कि जस्ट बिकॉज आपके इन-लॉज दिल्ली में रहते हैं और आप उनके साथ कुछ साल रहे या कुछ महीने रहे, उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ, तो उस तरह के केस में आप इन-लॉज को, भाई बहन को, एक्सटेंडेड फैमिली रिलेटिव्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। वो मॉरली और लीगली गलत है। और अगर हम ऐसे हर केस को हम आगे आने देंगे और सारे केस एस्टैब्लिश हो जाएंगे, तो जो जेन्युइन केस आएगा डीबी एक्ट के अंदर वो कहीं खो जाएगा इस भीड़ के अंदर। तो इसलिए कोर्ट ने मना कर दिया कि ऐसे केस में वो केस नहीं बनेगा, और कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, और वो सवाल ये है कि जिन डोमेस्टिक वायलेंस केस है, इसमें अगर कोई शिकायत कर रही है महिला, और मान लीजिए वो एक जॉइंट फैमिली में रहती है, वहां पर अगर कोई छोटा भाई, देवर जो कि नाबालिग है, क्या 18 साल की उम्र का नहीं है, क्या वो भी आरोपी बनाया जा सकता है? देखिए, कायदे से अगर वो 18 साल से नीचे है तो नॉर्मल केस में तो उसको आप आरोपी नहीं बनाएंगे, वो जुवेनाइल कोर्ट में ही जाएगी चीज। तो इस तरह के केसेस में फिर हम हेल्प लेते हैं बहुत बार हमारे क्रुएलिटी के लॉ की, जो हमारा 498A में आईपीसी के अंदर हमारे दिया हुआ है कि हमारे ऊपर एक क्रुएलिटी हो रही है। और बहुत बार आप, अब वो क्योंकि 18 साल से नीचे है तो तब आप उस केस में देखना पड़ता है कि क्या उस तरह के फैक्ट्स हैं, तब आप उस केस में या तो अपने पति को या उसके माँ बाप को भी आरोपी दोहरा सकते हैं कि जी इसके ऊपर तो मैं केस डायरेक्टली नहीं कर सकती हूँ, तो थ्रू द फादर या मदर इसने ये एक्शन लिया। या
बहुत बार लोग इस तरह भी केस बनाते हैं कि जी इसने इसलिए किया होगा क्योंकि इसको उसके माँ बाप ने कहा था करने। तो उस तरह के केस में आप अपने इन लॉज के ऊपर डाल सकते हैं। बट सबसे बड़ी बात आखिर में यही आती है कि क्या आप उसमें शेयर्ड हाउस होल्ड और डोमेस्टिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने मुझसे भी पूछा था कि किसको छोड़ा जा सकता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप जो पति है उसका कोई रिश्तेदार है जो कि महीने में या साल में कुछ दिनों के लिए आके आपके साथ रहता है या रहती है। तो उस तरह के केस में डोमेस्टिक रिलेशनशिप आएगा या नहीं आएगा, वो एक पैटर्न को स्टैब्लिश अगर आप कर पाएंगे, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपके पास हफ्ते में वीकेंड पे छुट्टी के दिन हर सैटरडे संडे कोई एक रिश्तेदार आके रहता है और वो 1-2 साल ऐसे ही चल रहा है, उस तरह के केस में और उसने आपको कुछ कहा या आपके ऊपर कोई हिंसा हुई या कुछ भी उसने आपके अगेंस्ट किया, उस तरह के केस में भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का स्कोप आ जाता है। तो ये बहुत फैक्चुअल चीजें हैं जो कि हमें केस टू केस देखनी पड़ती है। और इसलिए सबसे बड़ी बात जो हमेशा हम अपने किसी भी क्लाइंट को समझाते हैं कि आप इस तरह से केस मत बनाइए कि हम सबको ही इन्वॉल्व कर लें। होता क्या है कि जब हम इस चक्कर में जाते हैं कि जी हम 10-15 लोगों के ऊपर केस डाल देंगे, उससे प्रेशर आएगा, उससे जो एक्चुअल केस भी आपका बनता होता है किसी के भी अगेंस्ट, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर रह जाता है। और कोर्ट जब आपकी हियरिंग होती है आपसे एक सिंगल सी चीज पूछती है कि क्या आपका इनसे डोमेस्टिक रिलेशनशिप था या नहीं। आप जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इस पर हमें थोड़ी और क्लैरिटी देनी चाहिए। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि भाई कोई इतना दर्द में होता है, इतने पीड़ा में होता है, फिर उसको लगता है कि अब तो इनके साथ हिसाब चुकता ही कर लिया जाए, किसी को नहीं छोड़ना, सबको लपेटे में ले लिया जाए। इस तरीके की फीलिंग्स आती है लोगों पे। और बहुत उस आती है। कि भाई कि सारे ही घर वालों के सबके नाम लिखवा देते हैं। तो जेन्युइनली जिसके खिलाफ अपराध हुआ है उसको अपना केस मजबूती से, ताकि वो लड़ सके और उसको इंसाफ मिले, इसके लिए किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए गौरव, अगर पॉइंट वाइज आप बता सकें मुझे। पॉइंट तीन वाइज बहुत सिंपल सी बात, को लगता है कि 3 सिंपल से पॉइंट उसको जो स्टैब्लिश करने चाहिए वो ये है कि एक तो किस तरह का अब्यूज आपके साथ हुआ है, किस तरह ठीक का है। वायलेंस हुआ है। जो हमने पिछली बार बात की थी कि फिजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, जो इस तरह के अब्यूज है इनमें से आप पहले तो वो स्टैब्लिश करें। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, अगर आप इस चीज को लिख के याद रख सकें कि क्या क्या हुआ, कब हुआ। अब ये ना हो कि आपकी शादी को आज 20-25 साल हो गए और आज आपको लगता है कि नहीं मैं इसके साथ नहीं रह सकती, चलो मैं 15 साल पुरानी बात उठा लेती हूँ। तो एक टाइम का कि कौन सा एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो लॉ में डीवी एक्ट में दिया हुआ है उसकी भी एक महत्व है कि आप ऐसे ही इतने सालों बाद उस केस को नहीं ला सकते हैं। आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि उस एक्शन का जो उस टाइम हुआ उसका आज के एक्शन से जो आप एक्शन ले रहे हैं क्या लिंक है। तो अगर आप ना मसला भी आप उठा रहे हैं तो कम से कम आज के समय में उसका कोई ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए, आप ये होना कह रहे चाहिए, जैसे कि अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल एक केस का दे देता हूं 1 मिनट के अंदर। आपका पति और आपकी एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, आपको उस घर से निकलना पड़ता है अपनी जान के चक्कर में कि ये आज पी के आएगा या ये नशे में होगा या गुस्से में मुझे मार पीट देगा, कुछ भी कर देगा, आप वहां से निकल जाते हैं। ठीक है। अब उस सिनेरियो के अंदर क्योंकि वो जॉइंट घर है और उसने आपने छोड़ना पड़ गया, तो उस केस में आप बता सकते हैं कि देखो जब जब ये इंसान पी के आता है, जो कि महीने में 2 ही दिन होता है, साल में 6 दिन होता है, ये ऐसे एक्ट करता है। अगर आप वो पैटर्न भी स्टैब्लिश कर देंगे तो आपका डोमेस्टिक वायलेंस का केस बन सकता है और आप उसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट से ले सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ी बात यही है कि आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन जिन को आप आरोपी बनाना चाह रहे हैं, क्या आपका उनके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप था या आज है। क्योंकि अगर वो शेयर्ड हाउस होल्ड में नहीं है, आप कहीं बाहर मिले, आप कहीं पार्टी में गए, उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, अब वो क्योंकि ये जो ऑफेंस है शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर नहीं हुआ है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर कायदे से नहीं कवर होगा। उसके लिए आपके पास और बहुत सारे तरीके हैं। तो मतलब शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर होना वायलेंस बहुत जरूरी, हाँ जी, और रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश होना बहुत जरूरी। बिल्कुल। डोमेस्टिक रिलेशनशिप जब आपका खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं डीवी एक्ट के एम्बिट से आप बाहर आ ही जाते ठीक है। एक चीज और, कई बार ये होता है कि आपकी जो ननद होती है, मान लीजिए कि भाई उनकी शादी हुई भी है, तो मतलब साल में एक बार या दो बार आती हैं रहने के लिए, महीने भर के लिए रहती हैं। तो कोई इस तरीके की जो मतलब रिलेशनशिप है, मतलब आपका रिश्ता है, जो होता तो नहीं है साथ में, लेकिन कभी कभी साल 6 महीने में आते हैं, उनके खिलाफ भी ये मामला दर्ज हो सकता है, रुक रुक कर जो आते हैं आपके वैवाहिक घर में। देखिए जो रुक रुक के आते हैं क्योंकि वो उस शेयर हाउस होल्ड में आपके साथ कायदे से नहीं रहते,
या उस जगह की चीजों को इस्तेमाल नहीं करते, उनकी लाइफ उस हाउस होल्ड पे डिपेंडेंट नहीं है, तो तब इस तरह के केस में वो जो पीड़ित है वो बोल सकती है कि मेरे पे हैरेसमेंट या क्रुएलिटी हुई है, जो कि सेक्शन 498A में दिया गया है। तो इसीलिए इस तरह के काफी सारे लॉज हैं आज पीड़ित के पास, जिसकी मदद लेके किया जा सकता है। अगर आप डीवी एक्ट में कवर नहीं हो रहे हैं तो आप 498A में जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए 498A है, लेकिन हम एक्ट को यहाँ पर स्पेसिफिकली क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं, डीवी एक्ट के तहत अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आप किसको सलाह देंगे? वो कौन पीड़ित है जो डीवी एक्ट का सहारा ले सकते हैं? अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, या आप अपने पति के साथ उसके घर पे रह रही हैं, आप 4 ही लोग हैं, आप, आपका पति, आपके बच्चे, या आप एक जॉइंट फैमिली में हैं जहां पे आप मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि 50 लोग भी रहते हैं, एक बड़ा सा मकान है, उसमें 2-3 फ्लोर हैं, उसमें 50 लोग रहते हैं, सब एक साथ खाना खाते हैं, उस तरह के सिनेरियो के अंदर वो पूरा घर भी शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर कवर हो सकता है, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी या कुछ चीजें कॉमन है, तो वो कॉमनैलिटी आना बहुत जरूरी है। अब बहुत बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि जैसे हम एग्जांपल लें कि एक ही कॉलोनी में 3 घर हैं, अलग अलग घरों में रहते हैं, तो उसके अंदर क्योंकि कोई शेयर्ड जगह नहीं है उनके रहने की, वो कभी फंक्शन पे मिल लिए, कभी छुट्टी के दिन मिल लिए, तो तब वो लोग कवर नहीं किए जाएंगे। बट अगर आप एक किसी कोठी में रहते हैं जहां सब लोग एक साथ रहते हैं, सबकी जिंदगी एक साथ चलती है, आप साथ में खाना खाते हैं, कोई भी एक्टिविटी आप मिलकर करते हैं, और उस पूरे घर का खर्चा वो जॉइंट फैमिली के थ्रू चल रहा है, तो वो शेयर्ड हाउस होल्ड है, और तब वो पीड़ित डीवी एक्ट के अंदर कवर हो सकती है। अच्छा, और इसमें और जो है उसके लिए किसी तरीके की कोई मुआवजे वगैरह का भी प्रावधान है, और उसके अधिकार क्या है, और ये भी बताते चलिए। देखिए, काफी तरह के ऑर्डर हमारे डीवी एक्ट के अंदर दिए गए हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है। आपको ये खतरा है कि आपकी जान को खतरा है, या ये आपका जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेन की है, या आपके घर पे आएगा जहां आप टेम्परेरी रह रही हैं, या आप जहां काम करती है वहां पे आएगा, या हम एग्जाम्पल लेते हैं आपके 2 छोटे बच्चे हैं आज, और आपको प्रोटेक्शन चाहिए कि मेरा पति इस तरह का उसका व्यवहार है, ये मुझे तंग करेगा या बच्चों को तंग करेगा, तो आप, हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट जहां नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम अपनी जब याचिका दायर करते हैं, तो पहले आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर उसमें मिल जाता है। दूसरा ऑर्डर होता है आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, जो कि मेंटेनेंस का है। और एक सबसे बड़ी बात जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि मेंटेनेंस अंडर डीवी एक्ट इज वेरी डिफरेंट, जो कि सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस, ये दोनों अलग अलग केस है। बट इसका मिसयूज कैसे होता है कि अगर आपको 50,000 रुपए डीवी एक्ट में मिल गए और आपको 50 ही अंडर लॉ मिलने चाहिए, तो अब आप मेंटेनेंस कोर्ट से इंटरिम उसमें जल्दी जल्दी 50,000 नहीं मांग सकते, उसका फाइनल मेंटेनेंस मांग सकते हो कि आज ये मेरी दिक्कत है, ये मुझे सिक्योरिटी चाहिए और मुझे ये मिलना चाहिए। और डीवी एक्ट के अंदर बहुत अच्छा लॉ जो प्रोपाउंड हुआ है ओवर द इयर्स, वो ये है कि अगर आपका पति और आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था जो कि काफी अच्छा था, और आज क्योंकि आप उसके साथ नहीं रह रही हैं और आपको बहुत ही बुरे हालातों से गुजरना पड़ रहा है, तो पति की ड्यूटी है अंडर लॉ कि या तो आपको वो उसी तरह उतना पैसा दे, या उस इक्वल स्टैंडर्ड पे मेंटेन करे जिस तरह वो आपको मेंटेन कर रहा था जब आप उसके साथ रहे। पॉइंट हमारे डीवी एक्ट के अंदर है और हमारे 125 के अंदर भी है सीआरपीसी कि सेम स्टैंडर्ड पे आपको मेंटेनेंस मिलेगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है हमने कुल मिलाकर मोटे तौर पर इस डीवी एक्ट को, डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है महिलाओं के संरक्षण के लिए, उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। फिर किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत शुक्रिया गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।